हिंदी के व्याकरण भाग में हम गद्य की विधाओं का अध्ययन करेंगे। गद्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत हमने पहले भाग में नाटक, निबंध, उपन्यास, एकांकी, कहानी, जीवनी और आत्मकथा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरे भाग में गद्य की अन्य विधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगली विधा है रेखाचित्र। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द से लिया गया है और यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रेखा और चित्र। यह गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखाचित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी भी सत्य घटना की वस्तु का या व्यक्ति का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। इसमें शब्द चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। रेखा चित्रकारों में महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब रेखा चित्र में हमने ये जानना जरूरी है कि रेखा चित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका गद्य साहित्य में क्या उपयोग है। अब इसमें लेखक किसी भी घटना या किसी भी कथा का या किसी भी विशेष व्यक्ति का जब वर्णन करता है तो वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि हमारे समक्ष उसका हूबहू एक चित्र उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा वर्णन क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। इस तरह के वर्णन में महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र और विशेष रूप से उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। अब इसमें अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण। इसका अर्थ है सम्यक स्मरण, यानी समान रूप से स्मरण करना, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है। अब संस्मरण में क्या होता है कि लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी घटना या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन किया जाता है और यह कलात्मक वर्णन क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक स्वयं की अपेक्षा उस विशेष व्यक्ति या उस वस्तु को अधिक महत्व देता है जिसके विषय में वह वर्णन करता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। जिसके बारे में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है उसका वर्णन या उसको स्वयं की अपेक्षा उस व्यक्ति या वस्तु को वह महत्व ज़्यादा देता है। संस्मरण की समस्त घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती है। संस्मरण जब रचे जाते हैं तो वह किसी घटना पर आधारित होती है और घटना होने के साथ साथ वह सत्यता पर भी आधारित होती है। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है। संस्मरण लेखकों में महादेवी वर्मा एवं बनारसीदास चतुर्वेदी का प्रमुख स्थान है। तो ये हुआ संस्मरण, यानी लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष घटना या किसी विशेष व्यक्ति का वर्णन संस्मरण कहलाता है। अब अगली विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य, इसका प्रारंभ भी आधुनिक काल में हुआ और ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, यात्रा और वृत्तांत। वृत्तांत यानी वर्णन। इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि इसमें किसी यात्रा का वर्णन है।
इस विधा के नाम से ही यह जाना जा सकता है कि इसमें किसी यात्रा का वर्णन होता है। इसमें लेखक किसी यात्रा या किसी घटना विशेष का सुंदर ढंग से वर्णन करता है। इसके द्वारा लेखक की विशेषताएं परिलक्षित होती है। इस साहित्य के द्वारा, इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा लेखक की विशेषताएं हमें उनकी रचना में दिखाई देती है। यात्रा वृत्तांत लेखकों में राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और विनय मोहन शर्मा प्रमुख हैं। तो ये हुआ यात्रा वृत्तांत का वर्णन। अब अगली विधा है रिपोतार्ज। रिपोतार्ज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जो रिपोतार्ज शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है सरल तथा भावात्मक अंकन, सरल और भावों से युक्त वर्णन। इसमें लेखक किसी भी प्रयोजन, किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे रिपोतार्ज कहते हैं। जैसे ये एक फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट भी कहा जाता है और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, रिपोतार्ज। इसमें लेखक क्या करता है, किसी भी आयोजन, किसी भी कार्यक्रम या घटना या संस्था के बारे में बड़े कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक घटना का स्वाभाविक वर्णन करता है, यानी जो वह देखता है, जो महसूस करता है वही वर्णन करता है। यह गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोतार्ज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रागे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि। तो ये हुआ रिपोतार्ज। अब हमें रिपोतार्ज में क्या ध्यान रखना है कि ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहा जाता है और इसमें क्या होता है, लेखक सरल और भावपूर्ण वर्णन करता है। इसमें लेखक किसी भी आयोजन का कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक क्या होता है, जो घटना घटती है उसका आंखों देखा वर्णन करता है और स्वाभाविक वर्णन करता है। आज के आधुनिक युग में यह सबसे चर्चित विधा है ना। हम लोग टीवी में और जो रिपोर्टिंग वगैरह न्यूज़ देखते हैं वो रिपोतार्ज विधा का ही एक स्वरूप है। तो यह सबसे चर्चित विधा है। अब अगली विधा है गद्य काव्य या गद्य गीत। किसी सघन अनुभूति को कलात्मक लय से गद्य में प्रस्तुत करना गद्य काव्य कहलाता है। यह गद्य की आधुनिक विधा है। किसी गहरी अनुभूति को कलात्मक तरीके से, संगीत के माध्यम से, लय के माध्यम से गद्य में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, गद्य काव्य कहलाता है। और यह विधा भी क्या है, आधुनिक विधा है। गद्य काव्य में रसमयता, कलात्मकता, भावात्मक और चमत्कारिकता गद्य काव्य की प्रमुख विशेषता है। गद्य काव्य के लेखक इस प्रकार है, वियोगहरि, रामवृक्ष, बैनीपुरी, राय कृष्णदास आदि। अब अगली विधा है भेंट वार्ता या साक्षात्कार, या हमने इसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। भेंट वार्ता का अर्थ है साक्षात्कार। भेंट वार्ता ही इंटरव्यू नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी में इसे भेंट वार्ता कहा जाता है और अंग्रेजी में इंटरव्यू। इस विधा में भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के द्वारा झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। भेंट वार्ता वस्तुतः पत्रकारिता की देन है। भेंट वार्ता विधा का जो जन्म है वह पत्रकारिता के कारण हुआ है। पत्रकारिता में, समाचार पत्रों में इसका या पत्रिकाओं में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। भेंट वार्ता वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की होती है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है
और काल्पनिक भी होती है। इमेज के आधार पर भी भेंट वार्ता तैयार की जाती है। आजकल परिचर्चा के माध्यम से यह विधा विकसित हो रही है। हिंदी में इसके विकास की पूर्ण संभावना है। यह भी सबसे चर्चित विधा है और सबसे विकसित विधा है। भेंट वार्ता लेखकों में राजेंद्र यादव, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, शिवदान सिंह चौहान उल्लेखनीय हैं। तो ये हुई विधा भेंट वार्ता। अब अगली विधा है आलोचना। आलोचना यानी समीक्षा करना। आलोचना हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। आलोचना का अर्थ है किसी रचना को उचित प्रकार से परख कर उसके गुण दोषों की समीक्षा करना, उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना। आलोचना में क्या किया जाता है? आलोचना यानी समीक्षा, किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों की समीक्षा करना, गुण और दोषों के बारे में बताना। जैसे किसी साहित्यकार या किसी लेखक के द्वारा कोई रचना रची जाती है या कोई पुस्तक रची जाती है तो उस पुस्तक पर समीक्षा प्रस्तुत करना, उसके अच्छे और बुरे पक्ष दोनों पर अपने विचार प्रस्तुत करना। आलोचना के लिए समालोचना एवं समीक्षा शब्दों का प्रयोग भी होता है। कुछ समालोचक लेखकों के नाम इस प्रकार है: डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि। सार रूप में कह सकते हैं कि आलोचना रसानुभूति का बुद्धि विषयक उल्लेख है। यदि हम सारांश के रूप में कहें तो आलोचना बुद्धि का विषय है, यानी किसी भी विषय या किसी भी पुस्तक पर आलोचना करना मस्तिष्क का प्रयोग के आधार पर ही, या हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी के आधार पर हम किसी भी रचना की आलोचना कर सकते हैं। तो यह हुई हिंदी भाषा की आलोचना विधा। अगली विधा है डायरी। डायरी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। डायरी शब्द अंग्रेजी का है। डायस शब्द संस्कृत भाषा दिवस का समानार्थी है। यह संस्कृत भाषा का शब्द भी है और अंग्रेजी में इसे डायरी कहा जाता है। डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं का वर्णन तिथिवार होता है। अब यदि हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि संस्कृत में यह डायस शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी में इसे डायरी कहा गया है, तो हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? हिंदी में इसे दैनंदिनी कहा जाता है। अब डायरी विधा में लेखक उन घटनाओं का वर्णन करता है जो उसके जीवन में घटित होती है। हिंदी में सर्वप्रथम डायरी लेखन का प्रयोग गांधी जी ने किया है, यानी लेखक के जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन जब लेखक अपनी डायरी में करता है, प्रतिदिन का उल्लेख करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डायरी। अब हिंदी में सबसे पहले डायरी लेखन का कार्य महात्मा गांधी जी ने किया है। आज के भौतिक युग में डायरी लेखन का महत्व बढ़ गया है। धीरेन्द्र वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश प्रमुख डायरी लेखक हैं। डायरी लेखन भी दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और ऐतिहासिक। तो ये हुआ डायरी। अब अगली विधा है पत्र साहित्य। किसी भी व्यक्ति साहित्यकार द्वारा लिखे गए पत्रों में उसकी सहजता एवं उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक रूप उभर कर सामने आता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति या साहित्यकार द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा गया होता है। उद्देश्य संभवतः छपवाने का नहीं हो, पर कभी-कभी ऐसे पत्र साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान तथा समाज के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। सामान्यतः जो है पत्र साहित्य का जो उपयोग है वह कई बार क्या होता है,
व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग करता है। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को पत्र लिखता है, एक विशेष व्यक्ति दूसरे विशेष व्यक्ति को पत्र लिखता है। इसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन कई बार इसी तरह के पत्र जो है समाज के लिए मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्र, नेहरू जी द्वारा जेल में रहकर इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये महत्वपूर्ण है, जो समाज के लिए प्रेरणादायी कहलाए। पत्रों के संबंध में बनारसी दास चतुर्वेदी का कथन है कि जीवन में पत्रों का बड़ा महत्व है। शरीर में रक्त मांस का जो स्थान है, वही स्थान चरित्रों में छोटे छोटे किस्से, कहानियां और पत्रों का है। लेखक ने बताया है कि हमारे जीवन में पत्र लिखने का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार की मानव शरीर में रक्त और मसल्स का जो स्थान है, वही स्थान मानव के चरित्र में जो छोटे छोटे कहानियां और किस्से होते हैं, उसी तरह पत्रों का भी महत्व होता है। तो ये हुआ हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में गद्य की विधाओं का हमने सामान्य परिचय जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।